नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और सबसे पहले एशियाई बाजार आपके टीवी स्क्रीन पर करीब 250 अंकों की गिरावट दिखाते हुए आप देखेंगे। एशियाई बाजार में फिलहाल ट्रेड देखने को मिल रहा है। एसडेक्स निफ्टी 14,870 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ। हांगकांग के बाजार में करीब 570 अंकों की बिकवाली आप देख पाएंगे और ठीक इसी तरह डाउ फ्यूचर्स में भी करीब 200 अंकों की गिरावट के साथ फिलहाल यहां पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। बीती रात अगर अमेरिकी बाजार की बात करें तो डाउ में करीब 345 अंक और नैस्डैक में 274 अंकों की गिरावट के साथ ही ट्रेडिंग देखने को मिली। तो क्लियरली ग्लोबल मार्केट्स की चाल जो है यहां पर गिरावट के साथ ही देखने को मिल रही है। लेकिन क्या कुछ हुआ बीती रात अमेरिकी बाजार में, आज एशियाई बाजार के लिए कौन से ट्रिगर्स अहम हैं, आखिर ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट क्यों हावी हो रही है, ये विस्तार से जानते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं ग्लोबल मार्केट सेटअप आज क्या कर रहा है? गुड मॉर्निंग मानसी। बेहद खराब सेटअप आते हुए दिख रहा है। कल शाम जो अमेरिकी बाजारों में गिरावट हुई है वो अनुमान से काफ़ी ज़्यादा थी। जिस तरह के इंडिकेशन भारतीय बाजार बंद होने के समय आ रहे थे 3:30 को, उसके हिसाब से देखें तो काफ़ी तेज़ गिरावट होती हुई दिखी है। डाउ 350 अंक लुढ़का है। टेक्नोलॉजी शेयर्स फिर से आगे थे जहां तक बिकवाली का सवाल है। नैस्डैक पर 2% की गिरावट थी, पर मोर इंपॉर्टेंटली साल 2021 के लिए अब नैस्डैक नेगेटिव हो गया है और ऊंचाई से 10% से ज़्यादा फिसल चुका है, यानी कि टेक्निकली अब करेक्शन जोन में भी नैस्डैक आपको आते हुए दिखा है। अमेरिकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड में बड़ा उछाल आते हुए देखा। 1.48 के मुकाबले बढ़कर 1.5657 के करीब आते हुए दिखी है। फेड चेयरमैन जेरोम पावेल के बयान के बाद बाजार फिसले हैं और बॉन्ड यील्ड में स्पाइक आया है। बाजार निराश है कि बॉन्ड यील्ड को संभालने के लिए फेड चेयरमैन से कोई कमेंट्री नहीं आई है। वैसे तो बग्गा साहब आपको डिटेल में समझाएंगे, बट मेन कमेंट्री फेड चेयरमैन की यही थी कि इकोनॉमी में सुधार जरूर दिख रहा है, पर इसकी वजह से महंगाई पर थोड़ा शॉर्ट टर्म असर पड़ सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। और फिलहाल ना ही दरें बदली जाएंगी और ना ही एसेट खरीदारी में कोई बदलाव किया जाएगा। अब बाजार ने इसको बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव लिया है, पर डेफिनेटली उनके कमेंट्स के बाद बॉन्ड यील्ड का जो स्पाइक आया है उस पर इक्विटी मार्केट्स का भारी असर पड़ते हुए दिखा है। यही नहीं, सोना हमने देखा है टूटा है, $1700 के नीचे फिसला है। जून 2020 के बाद पहली बार सोना 1700 के नीचे गया है। वहीं डॉलर 3 महीने की ऊंचाई पर आते हुए दिखा है। दूसरा बड़ा सरप्राइज मार्केट्स के लिए था ओपेक की मीटिंग की तरफ से, जहां पर अनुमान लगा रहा था, कुछ रिपोर्ट्स कह रही थी कि शायद प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है अप्रैल महीने से, पर फिलहाल प्रोडक्शन में कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ रूस और कजाकिस्तान थोड़ा अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, बाकी ओपेक के देश अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाने वाले हैं। तो दो सरप्राइजिंग फैक्टर्स हुए मार्केट्स के लिए, जिसका क्लियर हमने असर देखा है, स्पेशली पावेल साहब के कमेंट्स का। बिल्कुल, तो चलिए विदेशी बाजार के शुरुआती संकेत हम देख रहे हैं। भारी बिकवाली का दबाव यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन कल के कारोबारी सत्र में एफआईएस डीआईएस ने क्या किया है ये एक बार समझ लेते हैं। कैश मार्केट में एफआईएस ने करीब 223 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में एफआईएस ने 9,198 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की 788 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो क्लियरली कैश मार्केट में एफआईएस डीआईएस दोनों ही बिकवाली कर रहे हैं। हालांकि वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े हमारी सामने आए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और जहां विदेशी बाजार में इतनी गिरावट देखने को मिल रही है, भारतीय बाजार के लिए आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा होगा, आज के लिए आपकी पहली रणनीति क्या होनी चाहिए, अब जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल मार्केट्स में बहुत कुछ हो रहा है, बिकवाली का दबाव देख रहे हैं अमेरिकी बाजार, एशियाई बाजार दोनों में। हालांकि एफआईएस वायदा बाजार में खरीदारी दिखा रहे हैं। कैसे समझें इन सब संकेतों को और हमारे लिए फिर पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत तो कमजोरी के हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अमेरिकी बाजारों में उम्मीद से ज्यादा कमजोरी हुई है। डाउ फ्यूचर्स भी कोई ताकत दिखा नहीं रहे हैं। दूसरा, लगभग कच्चे तेल को छोड़ दें या ओपेक की वजह से तेजी हुई, बाकी सारी कमोडिटीज, चाहे वो आपके लिए गोल्ड हो, चाहे आपके बाकी मेटल्स हो, सब जगह प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली का माहौल है। कल फिर से वायदा कारोबार में एफआईएस की तरफ से बड़ी बिकवाली के आंकड़े भी आते दिखे। इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स काफी बेचे हैं। तो संकेत थोड़े खराब हैं आज के लिए, हफ्ते के आखिरी दिन। तो गिरावट के पूरे आसार हैं और इसलिए आज से मुझे लगता है कि एक कमजोर शुरुआत होगी और उसके बाद थोड़ी सी और अनवाइंडिंग हो सकती है। तो बाजार जो पिछले हफ्ते के इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसके आसपास जाने की कोशिश कर सकते हैं और देखते हैं कि वहां पर रुककर सपोर्ट देते हैं या नहीं। 14,675, 14,750, ज्यादा प्रिसाइडली चाहिए तो 14,635 से 14,760
ये वो रेंज है जहाँ पर बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। इस 125 पॉइंट की रेंज में बाजारों को मजबूत सपोर्ट है और उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर आप 14,800 के आसपास खुलते तो फिर इस रेंज में जाकर वहाँ बाजार सपोर्ट देंगे और वहां से एक बाउंस देने की कोशिश अगले हफ्ते या आज सेकंड हाफ में कर सकते हैं ऊपरी स्तरों पर। लेकिन अब 15,065 ये वो रेंज है जिसके पार निकलना बहुत मुश्किल है। तो ये हायर रेंज आपके लिए बनकर आ जाएगी और अगर बहुत देर से खुल गए तो फिर 14,900 14,975 ही आपके लिए एक ऊपर की रेंज निकल कर आएगी जिसके पार निकलना मुश्किल होगा। बैंक निफ्टी के लिए एक बेहद अहम लेवल में आपको दे रहा हूँ 34,650 34,800। पिछली बार जो करेक्शन हमने देखा था उस करेक्शन में इस रेंज में ही सबसे बड़ा सपोर्ट मिला था और बैंक निफ्टी हो सकता है उस रेंज को आज फिर से टेस्ट करे, उस लेवल के आसपास पहुंचे। इसके नीचे गिरने पर और ज्यादा रास्ता नीचे का खुलता हुआ दिखेगा। फिलहाल ये सपोर्ट मानकर चले। अब 35,800 36,000 ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसके पार जाना मुश्किल होगा। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये रणनीति हमें बताने के लिए। तो बाजार पर आपको पहली रणनीति यहाँ पर मिल चुकी है बिल्कुल, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स विदेशी बाजार में गिरावट हावी है, भारतीय बाजार पर भी इसका असर पड़ने की पूरी संभावना है। 14,675 से 14,750 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। ऊपरी रेंज 15,000 से 15,065 की होगी। बैंक निफ्टी 64,650 से 34,650 से 34,800 इसे मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चले। वहीं 35,800 से 36,000 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक्सक्लूसिव का रुख करते हैं। फर्टिलाइजर कंपनियों से जुड़ी एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर के साथ जुड़ रही हैं जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति, गुड मॉर्निंग। बताएं अब फर्टिलाइजर कंपनियों से जुड़ी कौन सी खबर है जिस पर हमें फोकस करना है? जी, आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले हमने बताया था कि फर्टिलाइजर कंपनीज में प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है। इनफैक्ट अब सूत्र में बता रहे हैं, तब हमने ऑफ कोर्स एनएफएल और आरसीएफ के बारे में बताया था। तो ये पहले चरण में दीपम या फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री इस पर जो काम कर रही है, पहले चरण में एनएफएल और आरसीएफ को बेचेगी। बट अब सूत्र में बता रहे हैं कि दूसरे चरण पर भी प्लान तैयार हो रहा है और उस प्लान में फैक्ट और मद्रास फर्टिलाइजर्स, ये दो कंपनीज पर फोकस करिए, इन दोनों का भी विनिवेश होगा, ये सरकार का मानना है। अब किस फॉर्म में होता है ये देखने की बात है। सूत्र में कह रहे हैं कि क्योंकि इस पर अभी कार्य शुरू हुआ है, इसको मर्ज करके एक साथ एक एंटिटी बनाकर बेचना विकल्प एक रख सकते हैं या इंडिपेंडेंटली इन दोनों को बेचे। इस पर देखा जा रहा है कि किससे वैल्यू मैक्सिमाइजेशन होगी और उस डायरेक्शन में सरकार काम करेगी। तो इनिशियल स्टेजेस हैं, बट हम आपको सबसे पहले ये बता रहे हैं कि एनएफएल आरसीएफ के बाद फैक्ट और मद्रास फर्टिलाइजर्स, ये दो कंपनीज हैं जो अब सेकेंड राउंड में जाएंगी। तो थोड़ा वक्त है अभी से लेकर, बट इनका भी विनिवेश होगा, या तो मर्ज होके होगा या इंडिपेंडेंटली, डिपेंडिंग ऑन वैल्यूएशन। बिल्कुल साथी, शुक्रिया ये एक्सक्लूसिव खबर हमें बताने के लिए। तो दीपम ने यहाँ पर फर्टिलाइजर कंपनियों की निजीकरण का कामकाज जो है वो पूरे जोश से शुरू कर दिया है और इस खबर पर जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको बताएंगे। चलिए खबरों वाले शेयर्स अब आपको बता देते हैं। दीपांशु हमें बताने वाले हैं खबरों वाले शेयर्स। दीपांशु बताएं। ढेरों इवेंट्स हैं आज। हिरंबा इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग होने वाली है। इशू प्राइस 627 पर शेयर है। आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला था, 83 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था ये इशू। फिटसी यहाँ पर जो इनके इंडेसिस में चेंजेस आने वाले हैं उसकी इंडिकेटिव लिस्ट आज आती हुई दिख सकती है। 19 मार्च को बदलाव लागू होंगे। कोल इंडिया दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है जिसकी रिकॉर्ड डेट 16 मार्च की है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में पैसे लगाने का आज आखिरी मौका है और प्रधानमंत्री मोदी पीएलआई स्कीम पर 2 बड़ी मीटिंग्स करने वाले हैं। एक तो इंडस्ट्री दिग्गजों के साथ वेबिनार होगा, साथ ही जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर जो हमने कल बताई थी, टेक्सटाइल पीएलआई स्कीम पर भी फाइनल स्ट्रक्चर के लिए बैठक कर सकते हैं एज पर सोर्सेज। एमटीएआर आईपीओ इसका आज आखिरी दिन है। दूसरे दिन भी अच्छा रिस्पांस मिला। अब तक 10.25 गुना भर चुका है इशू, जिसमें से रिटेल सब्सक्रिप्शन 16.5 गुना का हो चुका है। इरकॉन ऑफर फॉर सेल कल बंद हुआ। ऑफर फॉर सेल कुल 2 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। हालांकि रिटेल हिस्से को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। 98% टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ और आपको याद होगा नॉन रिटेल सब्सक्रिप्शन लगभग 3.25 गुना था।
मैक्स हेल्थकेयर, कल शाम कंपनी ने अपनी QIP लॉन्च करी है। फ्लोर प्राइस 190 पर शेयर का है, जो कि कल की क्लोजिंग से लगभग 2.5% का डिस्काउंट है और आगे जाकर भी फाइनल इशू प्राइस पर 5% का डिस्काउंट मिल सकता है। 9 मार्च को फाइनल इशू प्राइस सामने आएगा। विप्रो, बड़ा एक्विजिशन करा है कंपनी ने। $145 करोड़ में कैपको का अधिग्रहण किया है। ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी सर्विसेज की कंपनी है। Q1 FY22 यानी कि अगली तिमाही तक डील पूरी हो जाने की अनुमान है। और साथ ही अगर आप देखें तो इस एक्विजिशन से विप्रो का जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्रीज में फुटप्रिंट है वो काफी बड़ा हो जाएगा। लॉरस लैब्स, इंटरेस्टिंग खबर है, यहां पर 2 प्रमोटर्स ने कल 70 लाख शेयर्स बेचे हैं, यानी कि 1.3% हिस्सेदारी, और ये बेचकर लगभग 257 करोड़ रुपीस जुटाए गए हैं। डील 366.9 से 368.6 के भाव पर होती हुई दिखी है और इस डील से जुटाई हुई रकम का इस्तेमाल कंपनी के प्लेज शेयर्स को छुड़ाने में किया जाएगा। आइजैक हेवी इंजीनियरिंग, श्री सीमेंट से वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर बनाने का इन्हें ऑर्डर मिला है। और फाइनली इंडियन बैंक 9 मार्च को 4000 करोड़ रुपए की इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने पर बैठक है। QIP FPO राइट्स इशू के जरिए पूंजी जुटाने पर फैसला संभव है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जी बिजनेस की खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने जो ऑप्शंस की दमदार रणनीति सुझाई है वो आपको दिखाते हैं। 2 स्टॉक ऑप्शन लेकर आया हूँ हमेशा की तरह। तो एक तो है डॉक्टर रेड्डी फार्मा स्टॉक और दूसरा है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो पहले बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फ्लैग पैटर्न के बाद फर्दर ब्रेकआउट है। तो मुझे 6800 की कॉल समझ में आती है जो ली जा सकती है 230 रुपए पे। ये मार्च महीने की कॉल है। स्टॉप लॉस रखें 200 रुपए का और आपका टारगेट रहेगा करीब 280 रुपए। डॉक्टर रेड्डीज दूसरी तरफ करीब 1.6% ही ऊपर बंद हुआ, लेकिन ये नीचे से बढ़ा है, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ थोड़ी बेहतर लगती है। तो 4600 की कॉल को मैं 182 रुपए पे लूंगा। ये मार्च महीने की कॉल है। 155 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट रहेगा 222 रुपए। तो चलिए ये है कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी, लेकिन अब ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए आपको बताते हैं। चॉइस ब्रोकिंग की राय CESC पर है, खरीदारी कीजिएगा 695 के टारगेट्स, 615 का स्टॉप लॉस। एक्सिस सिक्योरिटीज DLF और PI इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय दे रहा है। DLF 334 के टारगेट्स, 322 का स्टॉप लॉस। PI इंडस्ट्रीज 2350 के टारगेट्स, 2235 का स्टॉप लॉस। आनंद राठी की राय ITC पर है, 224 के लक्ष्य को मानकर चलें, 202 का स्टॉप लॉस लगेगा। वहीं सेंट्रम ब्रोकिंग हैवेल्स और अमारा राजा बैटरीज पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। हैवेल्स में 1200 के टारगेट्स, 1155 का स्टॉप लॉस। हमारा राजा बैटरीज 950 के टारगेट्स, 901 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो 6 ट्रेडिंग कॉल्स, 6 की 6 खरीदारी की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के सीनियर VP इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान जी जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आपका नजरिया और साथ ही अपने रिकमेंडेशन भी हमें बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, वैसे मार्केट में ये जो एक एक्सपोर्टेड मंदी आ रही, इंपोर्टेड मंदी आ रही है, उसके पीछे मुझे लगता है कि और थोड़ा वीकनेस बन सकता है। हम शायद 14,750 के लेवल देख सकते हैं और बैंक निफ्टी में भी और गिरावट देखने को मिल सकती है। इसी वजह से मुझे लगता है कि करंट लेवल से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेच सकते हैं, क्योंकि कल के दिन में बिल्कुल भी इसमें रिकवरी नहीं थी जब मार्केट रिकवर हो रहा था। तो यहाँ से अगर आप 395 में बेचते हैं तो 405 का स्टॉप लॉस रखिए और 385 के टारगेट्स के लिए इसे शॉर्ट करके चल सकते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि ICICI बैंक को भी शॉर्ट करें, जो 620 के करीब है, 630 का स्टॉप लॉस रखें और 595 के टारगेट्स के लिए ICICI बैंक को शॉर्ट करके चल सकते हैं। बिल्कुल श्रीकांत जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमें अपने रिकमेंडेशन भी बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट आपको बताते हैं। SMC ग्लोबल की वंदना भारती अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, सोने चांदी की चाल पर आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। गोल्ड सिल्वर में जो करंट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं उन्हें देखते हुए आपकी राय क्या होगी? कल हम लोगों ने एक्यूट फॉल यहाँ पे आते हुए देखा है गोल्ड और सिल्वर में। आज फ्राइडे है, थोड़ा सा कॉन्ट्रा मूव बाद में इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में आते हुए हम देख सकते हैं। लेकिन गोल्ड और सिल्वर में यही सलाह रहेगी कि एक लेवल से ऊपर आए तो ही जाके यहाँ पे बाई करनी चाहिए।
और मुझे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ मुझे ये कहना है कि अगर सिल्वर में मूव ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पे बाउंस आता है तो ही यहाँ पे बाय करना चाहिए 67,500 या कह सकते हैं कि 67,000 के लेवल पे अगर यहाँ पे आता है तो ही बाय करें। एक लंबा टारगेट यहाँ पे बनेगा 68,100 का। स्टॉप लॉस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ बोलना चाहूंगी कि 66,500 तक स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए और एक रेंज से ऊपर के आने के बाद ही यहाँ पे सिल्वर को बाय करना चाहिए। बिल्कुल, कच्चे तेल की चाल को देखते हुए वंदना जी आपकी रणनीति क्या होगी? जिस तरीके से मानसी कल कंटिन्यू किया है यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने कट को, तो वहाँ पे उछाल आते हुए देखने को मिला है यहाँ पे कच्चे तेल में। और मुझे लगा है कि एक मार्केट में बूस्टअप यहाँ पे आया है। आज के दिन में मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ऑलरेडी बहुत मूव आ चुकी है कच्चे तेल में, लेकिन फिर भी लग रहा है मुझे कि थोड़ा सा यहाँ पे जो बाइंग साइड है वो कंटिन्यू यहाँ पे रहना चाहिए और 40 से 50 रुपए तक का जो अपसाइड मूव है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 0.6% ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रही है कमोडिटी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये कन्वर्ट हो सकता है कि एक बार हो सकता है 47.50 से 47.55 तक के जो लेवल्स है वो आते हुए यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो बाय है वो ऑलरेडी यहाँ पे बाय में रहे और जिन्हें फ्रेश इनिशिएट करना है वो कहीं ना कहीं 4700 के करीब बाय करे, 4750 का टारगेट रखें। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 4680 का लगा के चल रहा होगा। बिल्कुल वंदना जी, शुक्रिया ये रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें सृष्टि बता रही हैं। सृष्टि गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। आज विप्रो पर रिपोर्ट्स आई हैं। जो विप्रो ने यूके की कंपनी कैप्को का अधिग्रहण किया है उस पर रिपोर्ट्स हैं। हालांकि ये जो अधिग्रहण है ब्रोकरेजेस काफी पॉजिटिव ले रहे हैं, पर लक्ष्य में कोई भी बदलाव नहीं किया है। क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ 500 के टारगेट बरकरार रखे हैं। वहीं मॉर्गन स्टैनली इस पर अंडरवेट रेटिंग बरकरार रख रहे हैं। मौजूदा भाव से कम 410 के इनके टारगेट्स हैं। दूसरी रिपोर्ट्स है अदानी पोर्ट्स पे स्टॉक में काफी तेजी देखने को मिली, पर यहाँ पे आज सीएलएसए का एक रेटिंग डाउनग्रेड आया है। उन्होंने खरीदारी की राय बदलकर अब आउट परफॉर्म रेटिंग कर दी है। हालांकि लक्ष्य उन्होंने 675 से बढ़ा के 770 के कर दिए हैं। काफी तेजी देखने को मिली है, जिसके चलते आगे जाके बढ़त वो सीमित देख रहे हैं, पर कंपनी कामकाज में सुधार कर रही है और आगे का आउटलुक जो है वो पॉजिटिव है। और आखिरी में बैंक ऑफ बड़ौदा पे आज सीएलएसए का रेटिंग अपग्रेड आया है। उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग बदलकर खरीदारी की राय कर दी है। 80 रुपए से लक्ष्य बढ़ा के 125 की कर दी है। बिल्कुल सृष्टि, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही।